नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। स्वराज सेहत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। स्वराज सेहत में आज हम बात करेंगे दांतों से जुड़ी समस्या के बारे में। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है डॉक्टर आयुषी गोयल, जो कि दांतों की डॉक्टर भाभा कॉलेज से हैं। दांतों से जुड़ी समस्या के बारे में उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से दांत में दर्द होता है, क्या लक्षण है। सबसे पहले आयुषी जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। बहुत धन्यवाद काजल जी। भाभा यूनिवर्सिटी के बारे में ही सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें सबसे पहले। जी, मेरा नाम डॉक्टर आयुषी गोयल है और मैं भाभा यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स से हूँ, जो दांतों को बचाने का कार्य करता है। पहले जमाने में होता था कि कुछ भी बात हो, दांत में दर्द हो या कुछ भी हो, तो पुराने जमाने में ऐसा होता था कि दांतों को निकलवा दिया जाता था। तो बेसिकली जो मेरा डिपार्टमेंट है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स, वो इसी बारे में है कि हम दांतों को जितना हो सके बचा सके। क्योंकि बचाने से क्या होता है, क्योंकि हमारा सारा काम दांतों पे निर्भर है। अगर हम दांत नहीं रहेंगे तो खाएंगे कैसे। बिल्कुल, दांत में दर्द होना आखिर किसका लक्षण है? जी देखिए, दांत में दर्द होना लक्षण यही कहलाता है कि आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है। इनिशियली अगर दांत में आपके दर्द नहीं है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी उसमें पनप रही हो, लेकिन आपको दर्द ना हो। ठीक है, दर्द कैसे पता चलेगा? जरूरी नहीं है कि दर्द है तभी दांत में प्रॉब्लम है। इनिशियली अगर कोई केरीज हो गई या कोई कीड़ा लग गया तो आपको शुरुआत होगी झंझनाहट से, आपको सेंसिटिविटी रहेगी दांतों में। लेकिन बाद में जब सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है, कीड़ा बहुत गहरा चला जाता है नसों में, जिसको हम बोलते हैं पल्प टिश्यू में, तो अगर नसों में कीड़ा चला जाता है तो उस केस में आपको दर्द स्टार्ट होगा। तो जरूरी नहीं है कि दर्द हो तभी दांत में कोई प्रॉब्लम है। बिना दर्द के भी जो लोग जनरली कंप्लेन करते हैं कि मेरे राइट साइड में ज्यादा सेंसिटिविटी है, झंझनाहट होती है और मैं कुछ खा नहीं पाता, ठंडा नहीं पी पाता, गर्म नहीं पी पाता, रात में सो नहीं पाता, तो ये भी लक्षण होते हैं। सिर्फ दर्द ही लक्षण नहीं होता, ये भी एक लक्षण है कि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल, यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के दर्द यहाँ पर नजर आते हैं। तो पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट आप देते हैं? देखिए, डिपेंड करता है पेशेंट पे। सबसे पहले पेशेंट ओपीडी में आएगा, आपके जो रेगुलर ओपीडी चेकअप है उसमें वहां उसका चेकअप किया जाता है। उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, ओएमआर बोलते हैं। वहां पे आपका चेकअप किया जाएगा, पेशेंट से उसकी चीफ कंप्लेंट पूछी जाएगी, यानी कि आपको क्या दिक्कत है, आपकी क्या समस्या है, किस वजह से आप यहाँ आए हैं। उसके बाद में एक बार क्लिनिकल चेकअप, सिर्फ उस दांत का नहीं जिसमें आपको दर्द है, बल्कि विशेषता है कि सारे दांतों में जांच की जाएगी, क्योंकि पेशेंट को खुद से नहीं पता चलता है कि उसको उसी दांत में दिक्कत है या हो सकता है कहीं और भी कीड़ा लग रहा हो। उसके बाद में सुनिश्चित करने के लिए आरवीजी या एक्सरे, फुल माउथ एक्सरे जिसे ओपीजी कहते हैं, या 2 या 3 दांत का एक्सरे जिसे आरवीजी कहते हैं, वो लिया जाता है, जिससे सुनिश्चित किया जाता है कि क्या पेशेंट जिस एरिया में बोल रहा है वहां पे उसको दर्द है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि कीड़ा लग रहा है किसी दांत में, यदि वो कीड़ा पहली या दूसरी परत जिसे इनामल या डेंटिन बोलते हैं, तो इनामल डेंटिन तक है तो उस कीड़ों की सफाई करके वहां पे मसाला भर दिया जाता है, रेस्टोरेशन कर दी जाती है। लेकिन अगर वो कीड़ा गहरा है, मान लीजिए वो पल्प तक यानी कि नसों तक चला गया है, तो उसको भी बचाया जा सकता है। उसके लिए नस का इलाज किया जाता है। मान लीजिए कीड़े से इतने खराब हो गए कि सिर्फ जड़ के टुकड़े बचे हैं, तो उन जड़ को निकालना पड़ता है और उन जड़ों को रिप्लेस करने के लिए भी इम्प्लांट्स आ गए। मतलब जरूरी नहीं है कि अपन बिना दांत, मान लीजिए किसी का दांत निकल गया तो हमें बिना दांत के ही रहना पड़े, हम इम्प्लांट करवा सकते हैं। अगर हम इम्प्लांट पे नहीं जाना चाहते तो हम आगे या पीछे वाले दांतों का सहारा लेके पूरा ब्रिज लगा सकते हैं, और ये सारा काम भाभा यूनिवर्सिटी में होता है। भाभा यूनिवर्सिटी की यही विशेषता है कि आपको एक ही छत के नीचे सारे ट्रीटमेंट प्लान मिलेंगे। और कौन कौन सी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं इसके लिए? जी देखिए, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। यहाँ से चेकअप से लेकर आरवीजी, ओपीजी, डिपार्टमेंट में दांत बचाने का काम, यहाँ तक कि हमारे डिपार्टमेंट में लूप से काम किया जाता है, दूरबीन जिसे कहते हैं, माइक्रोस्कोप्स यूज होते हैं, जिससे कि हम बीमारी की जड़ तक जा सके और उसको मिटा सके। साथ ही बाकी डिपार्टमेंट्स में भी इसी तरीके से पूरा ध्यान रखा जाता है। सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जिससे कि पेशेंट को कोई परेशानी न हो और पेशेंट सेटिस्फाइड रहे। और अगर अदर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो और कौन कौन से डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट के अलावा? जी देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। हमारे डिपार्टमेंट का काम दांत को बचाना है। हम कैसे भी करके दांत को बचाने का काम करते हैं। यदि दांत ज्यादा सड़ गया तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया जाता है। या अक्कल दाढ़ आपने सुना होगा, अक्कल दाढ़ में बहुत दर्द होता है, या टेढ़ी है तो उसके लिए दूसरा डिपार्टमेंट है, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। फिर मान लीजिए दांत निकल गए, हमें नए कैप लगवाने या इम्प्लांट लगवाना है, उसके लिए प्रोस्थोडोंटिक्स रहता है। इसके अलावा बच्चों के लिए अलग डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री रहता है।
पब्लिक हेल्थ के लिए कैंप्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, चेकअप के लिए OMR है। तो इस तरीके से आप भाभा यूनिवर्सिटी जो है ऐसी एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको एक छत के नीचे सारे इलाज मिल जाएंगे, मतलब आपको अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, एक प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकती है। जी। बिल्कुल, अकल दाढ़ से याद आया, जैसे कि हम बड़े होते हैं और हमारे पेरेंट्स ही बोलते हैं कि अब शायद आप में अकल आ गई है और अकल दाढ़ आ रही है। इसको आप क्या बोलते हैं कि एज ग्रुप होता है क्या इसका भी कुछ? जी बिल्कुल, अक्कल दाढ़ आने का एक एज ग्रुप होता है। जनरली 18 to 23 इयर्स की एज ग्रुप होती है जब वो आती है। लेकिन क्या होता है कि अक्कल दाढ़ जब आती है डिपेंड करता है आपका जॉ साइज कितना है। किसी किसी का जो जॉ साइज मतलब जबड़े का जो बोन होती है नीचे की वो नैरो होती है, सकड़ी होती है, तो उसमें जब अक्कल दाढ़ आती है तो उसमें पेशेंट को दिक्कत होती है, उसको दर्द होती है, सूजन होती है, या अक्कल दाढ़ को तिरछी आती है। बोलते हैं ना अक्कल दाढ़ तिरछी आई है, वो इसलिए होता है क्योंकि अक्कल दाढ़ को जगह नहीं मिल रही है रपटोने के लिए। क्योंकि जब कोई दाढ़ या कोई दांत 18 साल के बाद आ रहा है तो पहले से सारे दांत अपनी पोजीशन ले चुके हैं। तो अक्कल दाढ़ की स्पेसिफिक एज ग्रुप 18 to 23 होता है, बाकी थोड़ा प्लस माइनस आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि पेन भी हमको बहुत ज्यादा होने लगता है, तो इसका भी कुछ ट्रीटमेंट होता है क्या? जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट होता है। देखिए, पेन अक्कल दाढ़ की वजह से भी बहुत तरीके के पेन हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आपकी अक्कल दाढ़ स्ट्रेट आ रही है लेकिन उस पे मांस का टुकड़ा है, मतलब कि वो पूरी रप नहीं हो पा रही, तो उसमें खाना फंसने की वजह से दर्द हो सकता है। दूसरा, आपकी अक्कल दाढ़ तिरछी आ रही है तो वो आगे वाले दांत पे दबाव दे रही है या उस पे दर्द कर रही है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि आपकी अक्कल दाढ़ है फंसी हुई है हड्डी में। अगर हड्डी में ही फंसी हुई है तो फिर उसको निकलवाना पड़ता है। तो उस पर डिपेंड करता है एक्सरे लेके, OPG लेके, कि किस टाइप की दाढ़ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को, और हम उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल आयुषी जी, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं चल पाता है कि उनकी दाढ़ आ रही है, तो इसका आखिर ट्रीटमेंट क्या है कि हम कैसे पता करें कि अब हमारे अंदर जो है वो अकल दाढ़ आ चुकी है? देखिए, पहली चीज तो एज ग्रुप होता है। तो एज ग्रुप नॉर्मल जो पर्सन है जिसको डेंटिस्ट्री की नॉलेज नहीं है उसको नहीं पता लगता कि मेरे कब दांत कौन सा आना चाहिए कौन सा नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट को विजिट करें। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो डेंटिस्ट को जाएं। और भाभा यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहां पे आपको सारा कुछ मिलेगा। आपको हर प्रकार के डेंटिस्ट मिलेंगे, यहाँ तक कि बच्चों से लेकर बड़ों तक का इलाज होता है। बच्चों के लिए अलग, जैसे बच्चों को एम्बियंस पसंद नहीं होता, वो डरते हैं जाने से, तो उनके लिए टॉयज, उनका डिपार्टमेंट जो अलग होता है उसमें टॉयज और उनका, जिससे वो ट्रीटमेंट करा सके, तो हर चीज अलग रहती है। बिल्कुल, तो कैसे पता चलेगा कि दर्द हो रहा है? रेगुलर बेस पे जैसे पेशेंट जाते हैं या कभी कभी दर्द हो रहा है तब हमें जाना चाहिए? जी देखिए, क्या होता है, मैंने ये बात आपको बताई कि हमें रेगुलर बेसिस पे चेकअप के लिए जाना चाहिए। एवरी 6 मंथ हमको चेकअप के लिए जाना है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। हमारी जनरली क्या लापरवाही रहती है, हमारी लापरवाही ये होती है कि हम चेकअप के लिए नहीं जाते। हम तब जाते हैं जब बहुत असीमित दर्द होता है कि हम असहनीय दर्द है, अब हम जाएंगे कि अब हमें दर्द हो रहा है, सूजन आ जाती है या रेडनेस आ जाती है, मवाद निकल रही है दांत से। रादर देन हमको क्या करना चाहिए, हमको हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके। क्योंकि जब शुरुआती दौर में कीड़ा लगता है तो हो सकता है दर्द भी ना हो, थोड़ा बहुत खाना फंसने की शिकायत हो या थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी की शिकायत हो, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि नहीं सर्दी ज्यादा है इसलिए सेंसिटिविटी हो रही है, या हमने ज्यादा ठंडा पी लिया है, हम 2 दिन से मीठा खा रहे हैं इस वजह से सेंसिटिविटी हो रही है। तो हमको उन सब चीजों को वही रोकथाम नहीं करनी चाहिए। हमें हर 6 महीने बाद खुद को जागरूक होके, जिस तरीके से हम शरीर के हर भाग के लिए जागरूक होते हैं, तो हमें दांतों के लिए भी जागरूक होके हर 6 महीने में हमें चेकअप के लिए जाना चाहिए। और यहाँ तक कि भाभा यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात यह है कि भाभा यूनिवर्सिटी रेगुलर चेकअप्स करवाती है, यहाँ तक कि कैंप तक ऑर्गेनाइज कराती है अलग अलग जगह पे। कोई है बुजुर्ग है जो नहीं जा पा रहा, तो हर एरिया में हर मंथ में कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं भाभा यूनिवर्सिटी द्वारा, जहाँ पे फ्री में चेकअप किया जाता है। फ्री में चेकअप करने के बाद यहाँ तक कि बस तक भेजी जाती है उनको वहां से पिक करने के लिए, जिससे कि आपका ट्रीटमेंट हो सके। और जो कैंप पेशेंट्स होते हैं उनको ऑलरेडी डिस्काउंट मिलता है, उनको कूपन्स मिलते हैं कि अगर कोई मसाला भरना है तो फ्री में भर जाएगा, या नस का इलाज होना है तो 50% डिस्काउंट। इस तरीके से यूनिवर्सिटी की यही खास बात है कि वो डिस्काउंट्स भी देती है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर लो इकोनॉमी का पेशेंट भी अफोर्ड कर सकता है, यूं कह सकते हैं। बिल्कुल आयुषी जी, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम डेली ब्रश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फाउल स्मेल आती है, आखिर इसकी क्या वजह है?
देखिए, ये बात बहुत सुनने को मिलती है कि हम ब्रश करते हैं डेली, हम 2 बार ब्रश करते हैं, हमारे कीड़ा कैसे लग गया, हमारे दांत साफ क्यों नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा आर्ग्यूमेंट हो जाता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कि आप बोल रहे हो कीड़ा लग रहा है, बट हम तो सुबह शाम ब्रश करते हैं। बट लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ ब्रशिंग सोल्यूशन नहीं है। ब्रश, दांत के नीचे हमारे मसूड़े होते हैं, मसूड़े के नीचे हड्डी होती है, तो हमें ब्रश क्या करता है, ब्रश सिर्फ दांतों को साफ करता है, पर हमें मसूड़ों को भी साफ रखना पड़ेगा। दांत के भीतर गैप्स होते हैं जिसे एम्ब्रेजर बोलते हैं, वहां खाना फंसता है, तो उसके लिए सिर्फ ब्रशिंग सोल्यूशन नहीं है। ब्रश करने के साथ साथ हम कुछ भी खाएं तो हम गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। मान लीजिए हम ऐसी जगह पे, हम ऑफिस में जहां पे हम कुल्ला नहीं कर सकते, या हम पार्टी में गए हैं, हमने कुछ चाय पी ली, हमने कुछ खा लिया, तो क्या कीजिए आप, सबसे बेटर सोल्यूशन ये, एक सिप पानी का लिया, उसको मूवमेंट किया 30 सेकंड तक और उसको पी लिया, बिकॉज एटलीस्ट उससे आपका डिपॉजिट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपके मसूड़ों में या दांतों के बीच में कोई खाना फंस रहा है, तो उस केस में आप फ्लॉस यूज कीजिए। डेंटल फ्लॉस आता है, एक तरीके का वैक्स टाइप होता है, उससे क्या होता है, दांतों से खाना फंसा हुआ निकल जाता है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो ऑनलाइन आपको फ्लॉसर्स मिलेंगे, मतलब वाटर जो होता है हाई स्पीड पे आता है, जिस वजह से आपके दांतों में जो बीच में खाना फंस रहा है वो निकल जाता है। क्योंकि 2 तरीके होते हैं कीड़े लगने के, पहला कि आपके दांतों के थ्रू जाए, दूसरा कि मसूड़ों के थ्रू जाए। तो हम दांतों के थ्रू वाला रास्ता तो बंद कर देते हैं ब्रश करके, लेकिन मसूड़ों का क्या, तो मसूड़े जो हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर आपने बताया जैसे कि आप बोल रहे थे कि खाना फंस जाता है, बहुत सारे लोगों के दांतों में गैप की स्थिति बन जाती है, तो आखिर इसको कैसे भरें? कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, जो दांतों में गैप होता है 2 तरीके से हो सकता है। पहला जो हम बात कर रहे हैं कि मिड लाइन डायस्टीमा, यानी आगे के जो दांत हैं उसमें बीच में गैप होता है, तो लोगों ने उसको कोरिलेट कर दिया कि बहुत अच्छा होता है, ऐसा होता है, लेकिन उसको भी भरा जा सकता है। उसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम वीनियर्स पे जाएं, मतलब कि हम कैप लगवा लें उसमें, जिससे वो जो एरिया है वो कवर अप हो जाएगा उस कैप से। दूसरा हम ऑर्थो ट्रीटमेंट पे जाएं, ऑर्थो ट्रीटमेंट यानी कि तारबंदी सबने सुना होगा, तो उससे भी वो गैप क्लोज हो जाता है। दूसरा जो गैप है जो सही नहीं है वो है दांतों के बीच का गैप, यानी 2 दांत के बीच में जहां आपका खाना फंसता है, जहां आपको प्रॉब्लम होती है। स्पेशली ये जो तकलीफ है पीछे के दांतों में आपको ज्यादा मिलेगी, तो वो जो खाना फंसने की प्रॉब्लम है वो सही नहीं है। अब उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत ऐसे होती है कि इनिशियली हमारे दांतों में खाना फंसता है, हम क्या करते हैं, हम सेफ्टी पिन यूज करते हैं या हम टूथपिक यूज करते हैं उसको पोक करने के लिए, मतलब 2 दांत के बीच में हम सेफ्टी पिन घुसाते हैं कि हमारा फंसा खाना निकल जाए। वो सेफ्टी पिन जो है वो खाना फंसा हुआ तो निकाल रहा है, लेकिन वो साथ में क्या कर रहा है, उस गैप को बढ़ा रहा है। अगर हम टूथपिक का यूज करते हैं तो टूथपिक में क्या होता है, वुड होता है, तो वुड क्या होता है, सलाइवा अगर वुड में टच होगा तो बोलते हैं ना लकड़ी फूलती है बारिश में, तो वो फूल जाती है, वो गैप इंक्रीज करता है। रादर देन उन सब चीजों को इस्तेमाल करने की वजह हमें फ्लॉस यूज करना चाहिए, जिससे जो हमारे बीच का खाना फंसा है वो निकल जाए, या फ्लॉसर यूज करें। बिल्कुल, बच्चों के दांत की बात करें तो बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, उनकी केयर आखिर कैसे करनी चाहिए? देखिए, बच्चों की जो केयर है दांतों की वो शुरुआत घर से ही होती है। सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगी कि माँ बाप जो है वो खुद के दांतों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स से ही सीखता है, जो भी सीखता है वो वही फॉलो करता है जो उसके पेरेंट्स फॉलो करते हैं। अगर हम इनिशियल इन्फेंट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके बच्चे के दांत इरप्ट होने लग गए, मिल्क फीड किया उसने या कुछ खाया, तो उसके बाद क्या होता है, ब्रश नहीं करा सकते इतने छोटे बच्चे को, तो उसके लिए क्या कीजिए, गीली कॉटन करिए और उससे उसका टूथ जो है, गम एरिया, उसको क्लीन करिए। सुबह शाम या कुछ भी फीड करा रहे हैं, खिला रहे हैं तो वो करिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 6 साल से बड़ा हो रहा है अगर बच्चा, तो उसके बाद आप उसको ब्रशिंग टेक्निक सिखाइए, उसको शुरू से डेंटिस्ट के पास लेकर जाइए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम बच्चों को भी तभी लेकर जाते हैं जब उनको दिक्कत होती है, रादर देन हमें क्या करना चाहिए, शुरू से ही उनको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। 6 साल की उम्र से कि डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में जाना है तो जाना है, जैसे हम मेडिकल चेकअप के लिए हर 6 महीने में जाते हैं, सिमिलरली उनको भी ये आदत डालें, जिससे वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट उनके अराउंड क्रिएट हो और वो कभी डरे ना। और साथ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ब्रश प्रॉपरली कर रहे हैं, हर 6 महीने में हम उनका जो है ट्रीटमेंट चेकअप कराएं, क्या दिक्कत है। दूसरा, प्रिवेंटिव जो मेजर्स है वो ले, जैसे मान लीजिए आजकल क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो बोलते हैं कि हम चाहते हैं इसको कीड़ा ना लगे, तो कीड़ा ना लगने के लिए भी टूथ मूव्स आते हैं, क्रीम आते हैं जो आप दांत पे लगाएंगे तो उससे कीड़ा नहीं पनपता है। या फिर क्या होता है, दूसरी चीज,
आप उस पे सीलेंट नाम का एक पदार्थ होता है जो आप उस पे पेंट कर देंगे तो 3-4 महीने के लिए एक तरीके से कोटिंग हो जाती है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को भाभा यूनिवर्सिटी लाना पड़ेगा, उसके बिना कुछ भी काम पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आयुषी जी, जैसे कि हम भी बचपन में छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं मीठा नहीं खाना है, उससे दांत सड़ जाएंगे। क्या यही वजह है कि मीठा खाने से पेरेंट्स मना करते हैं बच्चों को कि नहीं दांत खराब हो जाएंगे इसलिए नहीं खाना है? जी देखिए, ये बात तो हमने सुनी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी हार्मफुल। करेक्ट। हर चीज की अति तो बहुत ही बुरी है। तो ये बात मैं नहीं अग्री करूंगी कि मीठा खाने से कीड़ा लगता है। एक्सेस तो हर चीज की बुरी है, लेकिन बिल्कुल उसका हम विरोध भी नहीं कर सकते। मीठा खाना बंद कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए क्या है, बच्चों को इसलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चे जो हैं ढंग से ब्रश नहीं कर पाते, सुनते नहीं है, तो फ्लॉस नहीं कर पाते, रिंस नहीं कर पाते। जनरली आप चॉकलेट खा सकते हो, ऐसा नहीं है आप मीठा नहीं खा सकते, आप उसको रोक दीजिए। मैं मानती हूँ चॉकलेट खाने से, क्योंकि वो मीठा होता है, उसमें पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, तो उस पर बैक्टीरिया अटैक जल्दी होता है, तो दांत खराब होने का चांसेस रहता है। लेकिन आप बच्चों को हैबिट्स अच्छी डालिए। हैबिट्स मतलब अगर वो मीठा खा रहे हैं तो मेक श्योर कि वो इवनिंग से पहले खा लें। मीठा खाने के बाद रात में ब्रश करने के बाद मीठा ना खाएं। अगर मीठा बाय चांस खाना भी पड़ रहा है या कुछ मीठा दूध ही पीते हैं, अब आप चॉकलेट के लिए तो मना कर देते, बट आप मीठे दूध के लिए कैसे मना करेंगे बच्चों को? तो अगर वो मीठा दूध पी रहे हैं तो उसके बाद भी आप उनको रिंसिंग की हैबिट डालिए। थोड़ा गुनगुना पानी कीजिए, उसमें सॉल्ट डालिए, अच्छे से रिंस कराइए, जिससे क्या ल्यूकवार्म वाटर से आपका जो भी स्टिकीपन होता है, क्योंकि इन सब चीजों में जो ईटेबल्स है इनमें स्टिकीपन रहता है, तो वो निकल जाता है। उसके निकलने के बाद आपके टूथ अगेन सेफ पोजीशन पे होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एज ग्रुप भी रहता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे दांत जो है गिरते जाते हैं। हम बुजुर्गों की ही बात करें तो अच्छा दिखने के लिए वो आर्टिफिशियल दांत का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या हार्मफुल रहता है या प्रॉफिटेबल रहता है? नहीं, देखिए मैं यही सलाह दूंगी कि पहले जमाने में अलग बात थी। पहले जमाने में इतने ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं थे, इतनी एडवांसमेंट्स नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ऑप्शन है। तो जो यंग है वो स्टार्टिंग से ही अपना चेकअप कराएं, भाभा यूनिवर्सिटी में आए, हर 6 महीने में विजिट करें, खुद भी आए, दूसरों को भी भेजें। लेकिन अगर एक एज के बाद अगर आपके दांत नहीं है, XYZ कोई भी रीजन की वजह से, तो अगर आपके दांत नहीं है तो उसके लिए भी जो आर्टिफिशियल दांत लगते हैं वो हार्मफुल नहीं होते, वो बायोकम्पैटिबल मटेरियल से बने होते हैं। बायोकम्पैटिबल मटेरियल यानी कि वो मटेरियल जो आपके दांतों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा या आपके मसूड़ों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरीके से कैप्स हो गए, इम्प्लांट्स हो गए, ये हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि कैप्स भी आजकल बहुत तरीके के आने लगे। मेटल कैप जो पहले आते थे उसको रिप्लेस कर दिया जिरकोनिया। जिरकोनिया में क्या होता है कि मेटल नहीं है, मेटल में ऐसा पाया जाता है कि मेटल से कुछ हार्मफुल हो सकता है ओरल कैविटी में, तो जिरकोनिया आने लग गया। तो मटेरियल जो है वो भी एडवांस होने लग गए, टेक्निक्स के साथ साथ जो मटेरियल्स हैं वो भी एडवांस होने लग गए। और ये सब जितनी भी एडवांसमेंट है ये आपको भाभा यूनिवर्सिटी में मिलेगी, और वो भी नॉमिनल रेट पे मिलेगी। मतलब आपको कोई बड़ा चढ़ा के रेट्स नहीं मिलेंगे, आपको नॉमिनल रेट्स मिलेंगे, आपको कैम के थ्रू कूपन्स मिलेंगे, आपको चेकअप्स भी बहुत कॉस्टली नहीं है, आपको सिर्फ कार्ड बनवाना है, डिपार्टमेंट में चेकअप कराना है। तो ये सब जो भी सुविधाएं हैं ये सारी आपको यूनिवर्सिटी में मिलेंगी, और आपको बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसी वजह से जो है भाभा यूनिवर्सिटी को एक प्लेटफॉर्म माना गया जहां पे सारे ट्रीटमेंट आसानी से और नॉमिनल फीस पे कराए जा सकते हैं। बिल्कुल। हम देखते हैं कि बहुत सारे, मतलब हम खुद भी खबर पढ़ते हैं कि बहुत सारे डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बहुत सारे पेशेंट को भी नुकसान होता है। तो आखिर पेशेंट कैसे समझे कि ये परफेक्ट डॉक्टर है, ये हमारा ट्रीटमेंट परफेक्टली कर सकता है? जी देखिए, ये आपने बहुत मुद्दे की बात पूछी है। क्या होता है कि जो लोग होते हैं गांव में है, पहले जमाने में क्वैक्स बोलते थे, जिनके पास डिग्री नहीं है वो अपने हिसाब से बोलते हैं ना जुगाड़ करके, जुगाड़ के लिए फेमस है, तो जुगाड़ करके वो कुछ कुछ काम कर देते हैं। तो लोगों को लगता है अरे उसने मेरा एक बार में दांत में दर्द ठीक कर दिया, अरे उसने मेरे बत्ती सी लगा दी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको दिक्कत ना हो, बट फ्यूचर में वो जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो बिना ग्लव्स के काम कर रहे हैं, वो बिना स्टरलाइजेशन के काम कर रहे हैं, तो वो सब चीजें बहुत हार्मफुल हो जाती है। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप डेंटल क्लिनिक पे भाभा यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो आपको स्टरलाइजेशन प्रॉपर मिलेगा। हर डिपार्टमेंट में आपको इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज मिलेंगे, ऑटोक्लेव मिलेंगे। ऑटोक्लेव का मतलब भाप से उनको 1 घंटे पौन घंटे भाप में पकाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है उनके जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्लीन हो जाते हैं। तो आपको हर सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लीन मिलेगा। जिस इंस्ट्रूमेंट से आपका काम किया जा रहा है
वो इंस्ट्रूमेंट आपको ऑटोक्लेव स्टरलाइज मिलेंगे, नहीं तो उससे क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव या स्टरलाइज नहीं है, डॉक्टर आपका बिना ग्लव्स के ट्रीटमेंट कर रहा है, बिना मास्क के, बिना हेड कैप के ट्रीटमेंट कर रहा है, तो अगर इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव नहीं है, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट से आपके दांत के अंदर काम हो रहा है, तो आप सोचिए कि आप एक तरीके से बाहर की बीमारी अपने दांत में डलवा के ला रहे हैं। हो सकता है तब कुछ फर्क ना पड़े, बट 1-2 साल बाद आपको पता लगेगा कि अरे मेरे इस दांत में मैंने काम करवाया था किसी क्वैक से और अब मेरे सूजन आ गई है या मेरे मवाद बन रही है। मैंने यही चीज बोली कि लोगों को लगता है कि हमारा दर्द खत्म हो गया तो हमारी सारी समस्याओं का निवारण हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ दर्द ही सोल्यूशन नहीं है, इसके साथ साथ स्टरलाइजेशन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो सब चीजें आपको देख के ही पता लगेगी। आप भाभा यूनिवर्सिटी में आएंगे, आप हर 6 महीने में विजिट करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट बिल्ड करना। पेशेंट और डॉक्टर के बीच में ट्रस्ट तभी बिल्डअप होता है जब पहली चीज पेशेंट की साइड से पेशेंट चेकअप के लिए जाए, और दूसरी चीज डॉक्टर जो है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके प्रॉपर स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट से चेकअप करे। काम की तो दूर की बात, बट चेकअप के लिए भी वो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करे। तो ये जो है ये फैसिलिटी आपको मिलेगी यहाँ पर, और आप किसी को भी बिना ग्लव्स के काम करते नहीं देखेंगे, भले ही चाहे वो चेकअप हो या फिर वो ट्रीटमेंट हो। बिल्कुल, एक शाइन स्टार जिसको हम कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दांतों में येलोनेस भी आ जाती है, तो उसको कैसे दूर किया जाए? जबकि ब्रश डेली कर रहे हैं, ट्रीटमेंट बराबर ले रहे हैं, लेकिन वो येलोनेस नहीं जा रही है। देखिए येलोनेस भी बहुत तरीके से हो सकती है। पहली चीज, आपको कोई हैबिट है, च्यूइंग हैबिट मतलब आप कुछ, अगर जेंट्स की बात करें जनरली, तो अगर आप कोई टोबैको खा रहे हैं तो उस वजह से क्या होता है, स्टेन्स लग जाते हैं दांत में, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक स्टेन, यानी बाहरी कारणों की वजह से जो निशान हो रहे हैं, दाग धब्बे हो रहे हैं, जैसे टोबैको के हो गए, तो वो आपकी क्लीनिंग से क्लीन हो जाते हैं। लेकिन वो भी अगर आप लॉन्ग टर्म तक अगर आप टोबैको वगैरह ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो वो इंट्रिंसिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंट्रिंसिक मतलब कि जो दांत के अंदर का रंग है, इसका दूसरा कारण फ्लोराइड की वजह से भी हो सकता है। आपने सुना होगा कि किसी किसी क्षेत्र में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है और बच्चा 6 साल का है, वो वहीं पे पानी पी रहा है गांव से या कहीं पे भी फ्लोराइड की, क्योंकि फ्लोराइड भी पानी में 1 ppm होना चाहिए, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, टूथपेस्ट में अलग मात्रा होनी चाहिए। तो अगर उस बच्चे को फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा मिल रही है, तो उसके बचपन से ही पीलेपन, ब्राउन कलर के स्पॉट्स या काले धब्बे मिलेंगे, उसका ट्रीटमेंट भी है। तो वो सिर्फ बोलते हैं सफाई से वो सिर्फ साफ नहीं होगा, उसका भी ट्रीटमेंट है। उसके लिए आप कैप लगवा सकते हैं, उसके लिए आप ब्लीचिंग करवा सकते हैं, उसके लिए आप अब्रेसिव टेक्निक्स बहुत सारी आ रही है वो करवा सकते हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके जो दाग धब्बे हो किस तरीके के, क्या वो आपकी आदतों की वजह से पड़े या फिर वो बचपन से हैं, फ्लोराइड की वजह से। बिल्कुल। आयुषी जी, दांतों की जो सड़न हो उसको कैसे रोक सकते हैं? बहुत सारे लोगों में ऐसा लगता है कि नहीं, क्लीननेस नहीं दिख रही है, आपने येलोनेस तो बताया कि हाँ हट जाती है, लेकिन सड़न जो है वो रह जाती है जी अंदर तक, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं? जी देखिए, जो दांतों की जो सफाई है, जो हम बोलते हैं ना ब्रश कर रहे हैं, ब्रश वही चीज मैं रिपीट करूंगी, सोल्यूशन नहीं है। ब्रश सिर्फ आपके दांतों को साफ करेगा, लेकिन क्लीन क्या होता है, जो 2 दांत के बीच में नीचे जो स्पेस होता है वहां तो खाना फंसता ही है। उसके लिए एक तो आप ब्रश प्रॉपर टेक्निक से करें, इस तरीके से करें कि आपके मसूड़े भी साफ हो। दूसरी चीज, आप कुछ भी खाने के बाद एक रिंसिंग की हैबिट बना लीजिए कि हमें रिंस करना ही है। तीसरी चीज, हम फ्लॉस यूज करें। फ्लॉस से क्या होता है, जो 2 दांत के बीच का खाना है, रादर देन यूजिंग पिन या फिर हम सेफ्टी पिन्स यूज करते हैं या टूथपिक्स यूज करते हैं, उनकी बजाय हम फ्लॉसर यूज करें, टूथपिक यूज ना करें। साथ में हम क्या करें, हम रिंसिंग की हैबिट हो गई, और हम साथ में माउथ वॉशेज यूज करें। माउथ वॉशेज यानी क्लोरहेक्सिडीन के बहुत सारे कंपनीज के आते हैं, तो उससे क्या रहता है, जिनको समस्या रहती है बदबू की, वो भी नहीं रहती। उसको डाइल्यूट फॉर्म में करके ब्रश के बाद रिंस करें। अगर आप नॉर्मल पानी से रिंस नहीं करना चाहते तो आप माउथ वॉशेज से भी रिंस कर सकते हैं, जिससे जो है आपके जो भी खाना फंस रहा है या कुछ भी बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाते हैं। बिल्कुल। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग कितने मंथ में हमको हमारे दांतों का ट्रीटमेंट कराते रहना चाहिए, जिससे कि हमको पता चलते रहे कि नहीं, हमारे दांतों में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है? जी देखिए, आइडियली एवरी 4 to 6 मंथ आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू यही है कि आपके दांत नहीं रहेंगे तो आप खाना कैसे खाएंगे। बिल्कुल। तो यही सबसे बड़ा इश्यू है कि आपको हर 4 to 6 मंथ जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास, और आप खुद भी जाइए अपने साथ, अपने जो आपके गार्जियंस या बड़े लोग रहते हैं उनको भी लेकर जाइए, साथ में बच्चों को भी लेकर जाइए, क्योंकि इनिशियली आपको हैबिट एक बार डेवलप हो गई
तो फिर आप उस हैबिट को कंटिन्यू करेंगे। तो एवरी 6 मंथ चेकअप के लिए जाइए, क्योंकि डेंटल में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप खुद से नहीं पता कर सकते, आपको नहीं पता चलेगा। आपको तभी पता चलेगा जब आपको दर्द हो रहा है, आपको सेंसिटिविटी हो रही है, आपको सूजन आ रही है, आपको कोई दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, कोई एक मैसेज जो आप स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को देना चाहें? जी देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना भी आप अपना मेडिकल कंडीशन का ध्यान रखते हैं, उतना आप डेंटल कंडीशन का भी ध्यान रखिए। भाभा यूनिवर्सिटी में चेकअप के लिए आइए एवरी 6 मंथ, जिससे आपका सिर्फ पूरा शरीर ही नहीं, आपके दांत और आपका मुंह जो है वो भी स्वस्थ रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये थी आयुषी गोयल, डॉक्टर आयुषी गोयल, जो कि डेंटिस्ट थी। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में अपनी जिस तरह से अपनी भूमिका, उनकी जो भूमिका है उसको बयां किया कि किस तरह से हमको ट्रीटमेंट करना चाहिए, दांत मजबूत करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए, इन तमाम जानकारी उन्होंने दी। और इसके साथ ही पूरी जानकारी उन्होंने दांतों से दांतों के संबंध में थी। इसके साथ ही इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।